डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान सेगमेंट को पूरा कर चुके हैं और इस समय हमारा भौतिक विज्ञान सेगमेंट प्रारंभ होने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है। आपके सामने एक सवाल लिखा है कि 0.2 मीटर 0.2 मीटर दूरी पर रखी एक वस्तु है, उसका आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन दिया हुआ है 0.5। यह लेंस कैसा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जरा आप देखेंगे कि दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक अवतल लेंस का है और एक उत्तल लेंस का है। तो सबसे पहले तो आप यही कंफर्म करिए कि जो आपका लेंस है वो कैसा है, जो आपका लेंस है वो कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। किसके बारे में? इस आभासी प्रतिबिंब के बारे में या लेंस के बारे में। तो आप समझिए, देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को आप चेक करिएगा, देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि आप पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे आवर्धन, प्रतिबिंब आवर्धन। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लेंस। ठीक है ना? तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो दो कंडीशन में बन सकता है। एक तो आपका वास्तविक बन सकता है, वास्तविक के बाद आपका क्या बन सकता है? आभासी बन सकता है। और आभासी की मैं दो कंडीशंस लेता हूँ। कैसे? मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, अगर वास्तविक बनता है तो आवर्धन कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन कुछ भी हो, जो लेंस आपका है वो रहेगा उत्तल। उल्टा मैं लिख रहा हूँ, लेंस आपका रहेगा उत्तल। आवर्धन कुछ भी हो, लेंस आपका रहेगा उत्तल। ठीक है, अब आभासी में देखिए, अगर आभासी में आपका जो आवर्धन है एक से अधिक है, आपका जो आवर्धन है एक से अधिक है, ठीक है, तो जो आपका लेंस रहेगा वो उत्तल ही रहेगा। और आभासी में अगर ये एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो ये आपका रहेगा अवतल लेंस। ठीक, तो ये आप तीन चीज़ों को पकड़ लीजिए। वास्तविक है और अगर कुछ भी है, मतलब सीधा समझ लीजिए कि वास्तविक है तो आपका उत्तल लेंस है, फिक्स है। ठीक है, दूसरा अगर आभासी है आपका, आभासी, तो आभासी की दो कंडीशंस बन सकती है, एक एक से बड़ा और एक बार एक से छोटा। ठीक है, तो अगर आपका एक से छोटा बनता है तो आप क्या करेंगे इसमें? तो एक से छोटा रहेगा तो क्या होगा? एक से छोटा होगा तो अवतल और एक से बड़ा होगा तो उत्तल। अब जरा आप अपने सवाल पे आ जाइए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या हुआ? प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। कितना है जी? 0.5 है, जो कि एक से छोटा है। कैसा है? एक से छोटा है। और प्रतिबिंब आपका कैसा है? आभासी है। प्रतिबिंब आपका कैसा है जी? आभासी है। तो अगर आभासी है और एक से छोटा है तो आप तुरंत बता देंगे यहाँ से देख के, आभासी एक से छोटा में कौन सा लेंस है जी? आपका अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। मतलब लेंस यहाँ से कंफर्म मालूम हो गया हमें कि लेंस अवतल होने वाला है। तो अब आप जरा देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, उत्तल लेंस वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आएंगे इसमें, देखेंगे दूसरा आंसर कि अवतल लेंस तो अब सही हो सकता है, लेकिन कौन सा सही होगा ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसकी फोकस दूरी देखनी पड़ेगी। ये 0.1 मीटर है और यहाँ पे 0.2 मीटर है। तो आप बताइए कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताएंगे क्या आप? देखिए, अगर तुक्का लग गया तो आपने मार दिया, अन्यथा वास्तव में आप इसको तुरंत तो नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए
आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, यहाँ से पता चला ना हमें कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये लेंस आपका अवतल है। तो अगर पता चल गया लेंस अवतल है तो इसका जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो किस चिन्ह में होगी। अवतल लेंस पता चल गया तो फोकस दूरी किस चिन्ह में होगी, बताएंगे क्या आप? बताइए। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी आपकी माइनस में होगी। उसके बाद आपका वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी वो भी तो आपकी माइनस में ही होगी, वस्तु की दूरी भी माइनस में होगी। और इसका प्रतिबिंब भी हमेशा आभासी ही बनता है और इधर ही बनता है, दर्पण के लेंस के बाएं साइड में ही बनता है। इसीलिए इसका भी आपको चिन्ह माइनस ही लेना है। तो जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी वो भी आपको किस चिन्ह में लेना है, माइनस में ही लेना है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सवाल, कि अगर आपको सवाल में चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या दी गई हैं नहीं मालूम है हमको। देखिए हम यहाँ से देखते हैं, पहले आपको 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु अर्थात उसका यू दे दिया है 0.2 मीटर। तो अगर आप इसको चाहिए तो 20 सेमी लिख दीजिए, कोई गलती नहीं है, 20 सेमी लिख दीजिए, कोई गलती नहीं है, हो जाएगा। तो ये जो आपका था, ये आपका वस्तु की दूरी था u, और ये जो आपका था प्रतिबिंब की दूरी v, और ये जो आपका फोकस दूरी है वो f है। माइनस में रहेगा लेकिन आपको मालूम नहीं है अभी, उसको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यही तो पूछा ना, 0.1 फोकस दूरी और 0.2 फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं हम लोग। v हमको मालूम नहीं है, चूँकि यहाँ से आवर्धन दिया हुआ है, चूँकि आवर्धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, आवर्धन। देखेंगे क्या आप, आवर्धन लिखा हुआ है यम बराबर 0.5। तो चूंकि लेंस के लिए आप एक आवर्धन का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं आवर्धन का सूत्र, लेंस के लिए यम बराबर वी अपॉन यू, लेंस के लिए यम इज इक्वल वी अपॉन यू। तो एम की वैल्यू आपको मिल गई 0.5, आपने वी की वैल्यू निकालनी है, यू आपने 0.2 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, 0.2 मीटर दूरी पर आपने रखा हुआ है। तो आपने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका करा दिया तो क्या हो गया, 5 दूना 10, आपका 2 अंक के बाद दशमलव भी लग गया, तो 0.1 मतलब v का वैल्यू आ गया। और यहाँ पे देखिए एक बात आप, कि u को आपने माइनस में रखा हुआ है तो आपका v भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -0.10 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे सेंटीमीटर बदला था मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, क्यों, क्योंकि जो हमारा सवाल पूछा हुआ है वो उसका आंसर मीटर में ही दिया हुआ है, तो इसी में आप छोड़िए और इसी में रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आपको भी मालूम चल चुका होगा। अब आ जाइए आप लेंस सूत्र से, किससे आ जाएंगे आप, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र जरा फटाफट लगा दीजिए, तो क्या है लेंस सूत्र आपका है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जरा इसमें आप रखिए मानों को, तो आप रखेंगे v का मान आपको माइनस में 0.10 मिला और u का मान आपको मिला कितना, u का मान आपको मिला है -0.2। तो आ जाइए ज़रा देखते हैं हम लोग, इधर देखिए आप, मिलेगा आपको 1/f बराबर 1/v का मान आया आपका -0.1 और ये -1/-0.2। ठीक है, तो आप ज़रा आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका माइनस सामने कर लीजिए, 1/0.1 माइनस माइनस प्लस कर दूं मैं 1/0.2। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें ऊपर नीचे 10-10 का गुणा करा देते हैं। तो अगर आप ऊपर 10 का गुणा कराएंगे 10 रह जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 1, और प्लस इसमें कराएंगे तो आपका हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो आप इसको काट देंगे अगर, तो आपका बचेगा माइनस में 10 और प्लस में 5। क्या है ये आपका 1/f बराबर है। तो अब फाइनली जो आपका 1/f आया वो क्या आया, क्या आया जी, आपका f आया -5, और उसके बट्टे चाहें तो आप 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 गुणा f बराबर आपका आएगा 1। तो आप जब f बराबर निकालने जाएंगे तो -5 उसके भाग में चला जाएगा, काट देंगे तो 5 का भाग 1 में आपका जाएगा नहीं, 5 का भाग 1 में आपका
जाएगा नहीं, तो आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे उसमें, तो आपका हो जाएगा 0.5 दूनी 10, और वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपका यफ में आ गया। तो 0.2 मीटर फोकस दूरी। और कौन सा लेंस था आपका, अवतल लेंस था, ये आपने पहले ही पता कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए सवाल का आंसर आपका कौन सा मिल जाएगा जी। सवाल का आंसर, सवाल के आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखिए, तो ये आपका सवाल है 1 नंबर का, लेकिन कितना टेढ़ा सवाल है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल पर। आइए जरा, देखिए दूसरा भी आपके सामने एक तगड़ा सवाल आ रहा है, जिसमें इस टाइप का मैं सवाल आपको बता चुका हूँ और करवा चुका हूँ इस टाइप का सवाल। तो आपको यहाँ पे इस सवाल को पहले देखना है। संलग्न परिपथ में ज्ञात करना है आपको, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना है। जो आपका ए यहाँ पे दिख रहा है, बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये के बीच विभवांतर निकालना है। विभवांतर v बराबर हमारा फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तो पहले तो आपको इसके बीच का आर निकालना पड़ेगा, जो कि समांतर क्रम में, आप तो आर निकाल ही लेंगे। आई निकालना पड़ेगा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी होगी। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा तुल्य प्रतिरोध। क्या आपको निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं, ये सवाल देखिए आपसे 7 नंबर में पूछा हुआ है, कितना बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं हम लोग सवाल को। इसके लिए पुनः एक बार परिपथ को बनाया जाए, क्या शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा हम लोग कठिन नहीं करेंगे परिपथ को। यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा देंगे, बैटरी से आपका यहाँ ले जाकर 2 आपके प्रतिरोध जोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से आपका तार निकाल के आगे लाया जाए, फिर इधर से आपका तार को आगे लाया जाए, फिर यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध आपका है, फिर इसमें बीच में एक प्रतिरोध आपका है, और फिर एक नीचे प्रतिरोध है आपका। ठीक है, ये टाइप से आपके प्रतिरोध है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या क्या दिख रही है हमको, 30 है, 20 है और 60 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है आपका 30 ओम है, और ये जो है आपका 20 ओम है, और नीचे वाला जो आपका है 60 ओम है। ठीक, इस साइड में आपका एक का 10 ओम है, और ये आपका 40 ओम है। आया समझ में? तो हम जरा इनको कुछ मान लेते हैं। जैसे देखिए, आप मान लीजिए इसको R1, इसको मान लीजिए R2, और नीचे वाले को मान लीजिए R3, यहाँ वाले को मान लीजिए R4, और यहाँ वाले को मान लीजिएगा R5। इस चित्र में आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने बैटरी लगा रखी है वो 18 वोल्ट की है। यहाँ बीच में कुंजी लगी थी, हमसे इससे मतलब नहीं है, हम तो अपना आरेख बना रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको जब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप बैटरी के एक किनारे से चलना प्रारंभ करिए और देखिए कि आपको प्रतिरोध कैसे मिलना प्रारंभ हो रहे हैं। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपने बैटरी के पास से चलना प्रारंभ किया इधर से, तो ऐसे आप चले, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ से देखिए तुरंत आपको 3 तार निकलते हुए दिख गए, मतलब तीनों आपके हैं समांतर श्रेणी में। तो पहले इन्हीं को पकड़ लीजिए आप। ठीक है, एक किनारे से चलिए, पकड़ते जाइए। तो आप पहले लिखेंगे, चूंकि R1, R2 व R3 किस क्रम में है जी, समांतर क्रम में है, इसलिए प्रतिरोध, इसका जो सूत्र लगेगा 1/, मैं R डैश कर देता हूँ, तो 1/R डैश बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपकी वैल्यू आप रख दीजिए, एक है आपका 30, 20 और 60। तो पहला आपका मिल रहा है 1/30, दूसरा आपका मिल रहा है 1/20, और तीसरा आपका मिल रहा है 1/60। एलसीएम आपको मालूम ही है कि इसका 60 होगा। 30 के पहाड़े में 2 बार में आता तो ऊपर 2 हो जाएगा, 20 के पहाड़े में 3 बार में आता ऊपर 3 होगा, 60 के पहाड़े में 1 बार में आता 1 होगा। तो आपका आ गया 6/60, 6 कम 6, 6 हमें आपका 60 आ गया। तो ये जो आपका आंसर मिला वो मिला 1/R डैश बराबर 1/10।
तो पलट देंगे अगर आप तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो अब हमारा परिपथ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब फिर से चाहिए तो आप एक बार परिपथ बना लीजिएगा, बाकी अगर आप समझदार हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे आपका परिपथ फिर से बन गया आपका। तो आपने जो मान रखना है उसको देखिए, यहाँ पे आपने अब रख दिया आर डैश जो कि हो गया है आपका 10 ओम हो चुका है। ये आपने एक 10 ओम रखा था पहले से ही, और ये आपका एक 40 ओम का है जो आपका एक R4 था और R5 था। चलिए, तो अब उस तार को छोड़ते हुए ज़रा आप आगे बढ़िए, वहाँ से उस तार को छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए, यहाँ से आप आगे बढ़े, यहाँ पे आए, फिर आपने देखा यहाँ से दो तार निकले हुए हैं, तो आपने देखा कि R4 और R5 भी आपके किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फिर से आप लिख लीजिए, चूँकि R4 व R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो तुरंत ही आप क्या करेंगे, तुरंत ही आप इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे समांतर क्रम के लिए। तो 1/r डबल डैश कर लीजिएगा और 1/, कर दीजिए इसको R4 प्लस 1/, कर दीजिए आप R5। ये आपका हो गया रूल। अब इसमें मान रख दीजिए, R4 आपने देखा था 10 ओम था, R5 आपका 40 ओम था। तो आपने LCM ले लेना है 40। तो 10 के पहाड़े में 4 बार में आया है, 4 का गुणा, यहाँ 40 पहाड़े में 1 बार में आया तो 1 का गुणा। ठीक, तो यहाँ आप देखिए 1 इज इक्वल, ये 1/r डैश इज इक्वल 5/40। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 1/r डबल डैश की वैल्यू आ गई आपकी 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r डबल डैश आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, चलिए अब जरा एक बार परिपथ को फिर बनाइए आप। देखिए अब ये जो परिपथ था आपका ये ऐसे हो गया है। ठीक है, फिर आपका यहाँ का जो परिपथ था वो भी ऐसे हो चुका है। आपने देखा कि अब ये परिपथ अकेले अकेले हो चुके हैं। एक है आपका आर डैश और एक है आपका आर डबल डैश। यहीं से हमारा असली खेला चालू होता है अब, क्योंकि यहीं पर लिखा है ए और यहाँ पर लिखा है आपका बी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो अब हम बात करते हैं, ज़रा एक तार फिर लेके चलते हैं यहाँ से। यहाँ से जब आप एक तार लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ एक, उसी तार को आगे बढ़ाते चले गए, दूसरा मिल गया, अर्थात श्रेणी क्रम है। तो अब आप लिखेंगे, चूँकि आर डैश व आर डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध। अब हमारा यहाँ से पहला सवाल लगेगा, तुल्य प्रतिरोध आर बराबर, श्रेणी क्रम है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं जी, बट्टे नहीं करते हैं। ठीक है, तुरंत जोड़ दीजिए आप। तो देख लीजिए इधर किनारे में कर देता हूँ, आर बराबर मिल गया, आर डैश की वैल्यू आपको मिली थी 10 और इसकी वैल्यू आपको मिली थी 8, तो टोटल आपको आर मिल गया 18 ओम। ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर आपको मिल गया। अब आप दूसरे सवाल को जरा पढ़िए कि आपका जो दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा था परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो परिपथ में जब आपको प्रवाहित कुल धारा निकालनी है तो ज़रा मैं आपको एक यहाँ पे सही कर देता हूँ, ये मैंने मिसप्रिंट कर दिया। यहाँ पे आपका 18 वोल्ट ना होकर वो आपका था 12 वोल्ट। कितना वोल्ट था जी, यहाँ पे आपका था 12 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए हम अपने गंतव्य स्थान पे चलते हैं, अब जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। तो अब जो हमारी बैटरी लगी थी यहाँ पे, ये आपकी थी 12 वोल्ट की। तो आपने देखा परिपथ में कुल विभव हो गया 12 वोल्ट और कुल प्रतिरोध हो गया आपका 18 ओम। तो आप जरा यहाँ से लिखिए, अब दूसरा कुल धारा पूछ रहा है। तो कुल धारा पूछ रहा है आपका आई है, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको कुल धारा पूछने के लिए कुल विभव जानना पड़ेगा जो कि है 12 वोल्ट। उसके बाद आपका कुल प्रतिरोध जानना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध आपके परिपथ में कितना लगा हुआ है, कुल प्रतिरोध आपके परिपथ में जो लगा हुआ है वो आर बराबर आया आपका 18 ओम। ठीक है, तुरंत यहाँ से आप लगा दीजिए ओम के नियम से। तो अगर आप ओम के नियम से बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, V इज इक्वल आई इंटू आर। तो आई निकालना है तो V अपॉन आर इज
इक्वल आई, वैल्यू रखिए, आंसर मिल गया आपको। v है 12, ये है 18, उसके बाद आपका i, 6 दूना 12, 6 3 18, तो i बराबर आपका आ गया 2/3 एम्पियर। हो गया ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा आपसे पूछ रहा है ए व बी के बीच प्रतिरोध, सॉरी ए व बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो अभी जो आपने लास्ट परिपथ बनाया वो कैसे बनाया, वो कुछ इस तरह से आपने बनाया। ये ऐसे बनाया आपने। तो जो आपकी ये आर डैश और ये आर डबल डैश दिख रहे थे, ये आपको दिखे श्रेणी क्रम में। आपको निकालना था खाली ए से बी के बीच। तो ए से बी के बीच निकालना है, तो उसके बीच का प्रतिरोध कैसा है आपका, आर डैश है। तो चूंकि ए से बी के बीच प्रतिरोध आर डबल डैश है और कितना है आपका है 8 ओम, ठीक। और कुल धारा आपको कितनी मिली, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो धारा तो समान ही रहेगी। जैसे पिछली बार हमने सवाल आपको बताया था 2 हिस्से में बट गई थी क्योंकि समांतर क्रम था, इस बार श्रेणी क्रम है तो कुल धारा जो है आपकी आई रहेगी वही 2/3 एम्पियर जो अभी आपने पीछे निकाला था, ठीक। अब आपका विभवांतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विभवांतर भी आपसे पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब जरा देखिए फिर ओम का नियम, v बराबर आई इंटू आर से, आर की जगह आप आर डबल डैश कर देंगे, सारे मान आप रख दीजिए। आई आपने देखा 2/3 और आर डबल डैश आपने देखा 8 ओम, तो v बराबर आपका आ गया 16/3 वोल्ट। किसके बीच है ये है आपका ए से बी के बीच, ए से बी के बीच। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए, कान खोलकर अपनी खोपड़ी चलाकर, ठीक है। तो देखिए कितना आसान सवाल था। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पकड़ना है परिपथ को एक किनारे से, वहाँ से चलते जाइए। अगर एक जगह से कई तार निकले आपको मिल गए तो आप उनको मान लीजिए किस क्रम में, समांतर क्रम में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आप पहुँचे तो 3 तार आपके निकल गए थे, तो तीनों समांतर क्रम में हो गए। फिर आप वहाँ से आगे गए तो यहाँ से आपके 2 तार निकल गए, तो 2 तार निकले तो आपने फिर से उनको समांतर क्रम में मान लिया। जब आपने इन दोनों समांतर क्रम को हल कर दिया तो आपको एक नया परिपथ मिला, जो देखिए आपको मिल गया श्रेणी क्रम में। किस क्रम में मिल गया जी, देखिए यहाँ से आप आए, ऐसे यहाँ पे एक तार मिला आपको, ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए, दूसरा परिपथ आपको मिल गया, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक। तो ऐसे ही आपने पूरा तुल्य प्रतिरोध निकाला। फिर आपको कुल धारा निकालनी थी, जब आपको कुल धारा निकालनी थी तो आपने यहाँ पे लगा दिया ओम का नियम, v बराबर आई इंटू आर। पुनः जब आपको निकालना था ए और बी के बीच विभवांतर, तो पहले आपने देखा कि ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या है। ए और बी के बीच प्रतिरोध था आर डैश, आपने उसको सॉल्व किया। फिर आप चले गए प्रवाहित धारा, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम आपको दिख रहा था। यहाँ से देखिए एक ही तार से आप गए, ऐसे 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 आगे बढ़ते चले गए, ऐसे आगे मिलता चला गया, इसीलिए आपको श्रेणी क्रम था। तो धारा आपकी समान नहीं रहनी थी, I1 I2 में नहीं बटी जैसे पिछले सवाल में बटी हुई थी, इसीलिए आपने I यही रख दिया और सवाल आपने लगा दिया, हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। तो लिखा हुआ है कि एक उत्तल दर्पण है और इसका फोकस के बीच स्थित बने, ये स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सवाल तो संभवतः गलत मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, परंतु हम लोग लगाएंगे इसी तरह से। कैसे, देखिए जरा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, क्या लिखा हुआ है जी, उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच। तो पहली बात तो आप उत्तल दर्पण वही समझ लीजिए, इसी से आपको मालूम चल जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है, ये गोली पृष्ठ का वह भाग है जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, जब आप इसकी लाइन को खींचते हैं तो आप इसका फोकस कहाँ पाते हैं, आप इसका फोकस पाते हैं इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर। अब कहा कि उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच रखना है। आपका उत्तल दर्पण यहाँ है, यही आपका वक्रता, क्या बोलते हैं, नहीं, ये आपका पी है, क्या है, पी है।
तो आपको कह रहा है वस्तु को इसके बीच रखना है। अरे आप इसके बीच वस्तु को रखेंगे तो कहाँ से परावर्तन करेगा जी, आपको वस्तु इस साइड में रखनी होगी ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो या तो ये सवाल का अवतल दर्पण रहा होगा तो उसका अपवाद वाली स्थिति बनेगी, वही जो वास्तविक बनता है, कौन सा बनता है, अवतल दर्पण रहेगा तो उसकी कौन सी स्थिति बनेगी, अपवाद वाली स्थिति बनेगी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वो वाली स्थिति आपकी रहेगी। इसीलिए यहाँ पे आपको इस सवाल को कैसे लगाना है, नॉर्मली जैसे आप लोग उत्तल दर्पण में जानते हैं। तो उत्तल दर्पण में आप दो ही स्थितियाँ जानते हैं, दो स्थितियाँ कौन कौन सी, एक आप जानते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, एक आप जानते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा आप जानते हैं अनंत से उसके ध्रुव के बीच में हो, अनंत से उसके ध्रुव पी के बीच में हो, जो अभी वहाँ पे काटता हुआ हमने पी लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम उसी स्थिति को यहाँ पे बना देते हैं। कैसे, जरा देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप बना लीजिएगा उत्तल लेंस और इसके उभरे हुए भाग से आपका होगा परावर्तन और आप खींचेंगे बीच में इसकी एक अक्ष, यहाँ पे जहाँ काटेगा ये आपका रहेगा पी पी और फिर यहाँ आपका रहेगा यफ, यफ रहने के बाद यहाँ आपका रहेगा सी, हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आप रखेंगे वस्तु को, चूंकि इधर रहेगा आपका अनंत, तो अनंत पर नहीं रखना है हम लोग, अनंत यहाँ पे अवतल उत्तल दर्पण के अनंत और उसके फोकस के बीच होना चाहिए था, ठीक है। अब फोकस भी नहीं हो सकता था, वहाँ पे ध्रुव होना चाहिए था हमारे हिसाब से। तो ये आपका जानते हैं अवतल दर्पण है, परंतु हम लोग ऐसा ही बनाते हैं जैसा हमें चीज़ें दी गई हैं, जैसा हमें शर्तें दी गई हैं। अवतल का देगा तो आप अवतल वाला देख लीजिएगा, पीछे जाइए उस क्लास को देखिए, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर, ठीक। तो आपने एक वस्तु को रखा यहाँ पर, देखिए ये आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा। तो ऑब्जेक्ट से प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से दो किरणें निकलती हैं, याद रख लीजिएगा। जब भी आपको उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, ऑब्जेक्ट के ऊपरी सिरे से दो किरणें निकालिए। कैसे, एक किरण सीधा उसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, यही है आपका मुख्य अक्ष, याद रखिएगा, सीधा उसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। तो जो अपव्यय परावर्तन के पश्चात, चूंकि इधर तो आ नहीं सकती है, तो आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, मतलब इसी एंगल पर मुड़ेगी कि अगर आप इसको इधर साइड में लेके आते तो ये बनाती एफ पर जाकर, कहाँ जाती जी, एफ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा जरा, यहाँ से आप देखिए वो आती, ये यहाँ पर आएगी एफ पर, देखिए गिरती हुई प्रतीत होगी लेकिन गिरेगी नहीं, कहाँ जाएगी, वो सीधा यहाँ से निकल जाएगी पीछे की ओर, ऐसे देख रहे हैं आप, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक किरण आपको लेके जानी है, कहाँ से, वक्रता केंद्र के पास से, कहाँ लेके जानी है आपको, वक्रता केंद्र के पास से लेकर जानी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी सीधा, देखिए ये अभी वक्रता केंद्र के पास पहुँची नहीं, यहाँ से चूँकि यहीं से ये आएगी और यहीं से ये घूम के वापस चली जाएगी, मैं आपको दिखाऊं, यहीं से आएगी यहीं से घूम के वापस चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें हैं बिना अपने मार्ग से विचलित हुए वहीं से वापस लौट जाती हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थात कहीं पर मुड़ती नहीं है, जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते कि इसको ले जाते तो ये सीधा सीधा जाकर गिरती सी पर, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखिए आपने यहाँ पर देखा, क्या ये वास्तव में काट रही थी, क्या किरणें वास्तव में काट रही हैं क्या, यहाँ पर ये पॉइंट पर किरणों ने वास्तव में काटा एक दूसरे को, नहीं, देखो एक तो ऊपर निकल गई और एक जहाँ से आई वहीं चली गई, परंतु जब हमने उनको पीछे बढ़ाया तो उन्होंने यहाँ पे काटा एक दूसरे को, यही था आपका प्रतिबिंब। क्या था जी, प्रतिबिंब था। तो आपने देख लिया कि इसका प्रतिबिंब किरण आरेख कैसे बनेगा। आप देखिए आपने वस्तु रखी है इतनी बड़ी और जो आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, ये आपका प्रतिबिंब बना है इतना छोटा, और कहाँ बना हुआ है, यफ, ये आपका यफ है, यफ और ये आपका पी है। तो हमेशा यफ और पी के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा जी, एफ और पी के बीच बनेगा। तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा एफ व पी के बीच बनता है, एक कंडीशन को छोड़कर। कब, जब आप वस्तु को अनंत पर रख दें तब, यहाँ पर रख दें,
लेकिन यहाँ पर रखा नहीं गया है, इसीलिए आपको देख लेना है कि दो बिंदु रहेंगे, कौन, एफ और पी, उसी के बीच हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। यही आपका किरण आरेख है और यही कारण है कि गाड़ियों और अन्य वाहनों के साइड मिरर में उत्तल लेंस लगाया जाता है, क्योंकि वो बड़ी वस्तु को भी छोटे में कन्वर्ट करके दिखा देता है। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आरेख आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कर दिया करिए। आप लोग गूंगों की तरह बैठे रहते हैं, थोड़ा थम्स अप किया करिए, लाइक किया करिए, तब तो समझ में आएगा चीज़ें। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है। तो जब भी देखिए गुना दे दिया गुना, तो समझ जाइए आपको आवर्धन दे दिया गया। क्या दे दिया गया जी? आवर्धन। चूंकि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है जी? 3 गुना बड़ा है, इसलिए आवर्धन m बराबर 3 होगा। आवर्धन क्या होगा जी? m बराबर 3 होगा। उसके बाद आप देखिए कि आगे की कहानी अब क्या होने वाली है। इसका आवर्धन तो आपको मालूम चल गया कि 3 हो गया। अब फिर क्या देखेंगे आप, यहाँ पर आपको कह रहा है कि यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ आपस में बदल दी जाएं, मतलब समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये आपके पास था एक उत्तल लेंस, ठीक है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, बस एक मैं आपको बेस दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर आपने एक वस्तु रखी, यहाँ पर, जो कि उससे कितनी दूरी पर थी? मान लीजिए x दूरी पर थी। कितनी दूरी पर थी? x। तो यहाँ उसका बना प्रतिबिंब, तो कितनी दूरी पर बना? मान लीजिए y दूरी पर बना। कितनी दूरी पर? y दूरी पर बना। तो ये आपका पर्दा था, यहीं पर्दे पर बना आपका प्रतिबिंब, और ये थी वस्तु, ये थी वस्तु, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था अर्थात वस्तु थी वो x दूरी पर थी, जो आपका प्रतिबिंब बना वो y दूरी पर था। पहले आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आवर्धन जो मिला आपको मिला 3। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए ज़रा यहाँ पर आपने देखा कि इधर x था, इसीलिए आपने इसको प्लस लिया, और ये सॉरी माइनस लिया, और आपका इधर y था, इसलिए आपने इसको प्लस लेना है। हो जाएगा। तो आप इसको पहले हल कर लीजिए। देखिए, माना जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, उस वस्तु की दूरी को मान लीजिए u और लिख लीजिए -x। फिर आप लिखिए प्रतिबिंब की दूरी अर्थात पर्दे की दूरी, क्योंकि पर्दे पर ही तो आपको प्रतिबिंब मिला है, तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर प्लस मान लीजिए y। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर क्या कहा, आपका आवर्धन 3 है, तो इसीलिए जो आपका आवर्धन मिलेगा वो m बराबर आपको मिलेगा v/u। m बराबर आपका मिलेगा v/u। मान रख दीजिए जरा इसमें, m का वैल्यू 3, v का वैल्यू y और इसका -x, तो आपको मिल गया y की वैल्यू -3x। ठीक है, यहाँ से आपने ये देख लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में आप इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं, परंतु अभी फ़िलहाल के लिए आपको कैसे करना है आप इसको समझ लीजिए। ठीक, तो अब देखिए आगे, आपने इसकी तो स्थिति कर ली, परंतु आप जरा अब आगे सवाल को पढ़िए। आपसे कहा गया कि भैया अगर हम वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ आपस में बदल दें, वस्तु की स्थिति और पर्दे की स्थिति को आपस में बदल दें, तो चलिए बदल दिया जाए। बदलने का मतलब ये जो वस्तु आपका x पे है उसको y दूरी पर कर दीजिए, और जो y दूरी पर है उसको x दूरी पर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से। अब देखिए, अब वस्तु और पर्दे की स्थिति आपस में बदल दीजिए। तो मान लीजिए कि जो आपकी वस्तु थी, वस्तु, अब उसको y दूरी पर कर दिया जाए। कितनी दूरी पर? y। तो जो आपका पर्दा है, पर्दा अर्थात प्रतिबिंब, वो आपका बन जाएगा x दूरी पर। तो ये हो गई आपकी वस्तु और इधर हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, स्थिति आपकी गई बदल। अब याद रखिएगा। तो अब यहाँ से आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि यहाँ से आप लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर, चूंकि अब उधर चली गई -y, और आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है,
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तो अभी इधर ही है ना, उसको मान लीजिए आप v बराबर x, क्या मान लीजिए x मान लीजिए। फिर आपने देखा कि आपने इतना जब कर लिया तो अब क्या करेंगे आप, अब फिर से आप आवर्धन निकालिए, क्योंकि आवर्धन अब पूछ रहा है। जरा देखिए यहाँ पे क्या सवाल लिखा हुआ है, लिखा है तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आवर्धन का आप क्या करेंगे हम लोग, तो इसलिए अब आवर्धन का सूत्र लिख देंगे। आपको एक ही लाइन में लिखना, आप चित्र नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा आपका। तो आवर्धन यम बराबर फिर से आपका फॉर्मूला बनेगा v अपॉन यू। इस दशा में आपको निकालना है, तो आपने देखा v का वैल्यू आपका है x और u का वैल्यू है -y, तो आपका हो गया x और नीचे हो गया आपका -y। पीछे आपने देखा था कि y की वैल्यू क्या मिली है आपको, y की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या मिली है, -3x। रख दीजिए आप इसको, रखिए इसमें। अब तो क्या हो गया, x अपॉन माइनस और अंदर माइनस हो गया 3x, तो क्या हो गया जी यहाँ पे आपका m की वैल्यू हो गया x अपॉन 3x, कट गया तो m आ गया आपका 1/3। तो आवर्धन कितना हो जाएगा, अब 1/3 हो जाएगा। तो जरा आप पीछे वाले से कंपेयर करिए कि हुआ क्या था। देखिए कि आपने देखा कि 3 गुना बड़ा बन रहा था, 3 गुना बड़ा बन रहा था, और जैसे ही आपने इसको बदला तो आपका उत्तर आ गया 1/3 गुना। कितना गुना आ गया जी, 1/3 गुना। तो हम यहाँ पे एक स्थिति बना सकते हैं, देखिए यदि आवर्धन यम है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, बहुविकल्पी में है तो काम करेगा, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा गया सवाल वैसे लगाना पड़ेगा जैसे मैंने लगाया है आपका। तो आवर्धन अगर यम है तो वस्तु, क्या वस्तु व प्रतिबिंब अर्थात पर्दा, प्रतिबिंब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पर्दा की स्थिति आपस में बदलने पर आवर्धन, आपस में बदलने पर आवर्धन क्या हो जाएगा, 1/यम हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 1/यम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दिया बता, हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आसान सवाल है आपका। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये पॉइंट से आप एक ही लाइन में बता सकते हैं। वहाँ देखिए आवर्धन 3 था, तो बाद में आवर्धन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक ही लाइन में आप बता सकते हैं, परंतु आपको ये सवाल लगाना, मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या इसमें छोड़ सकते हैं। आप बस यही चीज़ छोड़ सकते हैं कि जो आपने चित्र बनाया है उसको मत बनाइएगा, ठीक। परंतु आप चित्र बनाएंगे तो थोड़ा आसानी से समझ जाएंगे कि कौन माइनस लेना है, कौन प्लस लेना है, किसको क्या मानना है। मैंने x और y इसलिए माना कि उसको बदलना आसान हो जाएगा। वस्तु की दूरी मैंने x कर दिया, प्रतिबिंब की y कर दिया। अगर आपने v और u ही रखा होता तो बाद में पता चलता कि आप यहाँ पे v और u रखने में कन्फ्यूज हो जाते जब यहाँ रखते आप मान को, तो क्योंकि आप पता चलता जो उसमें आके u/v कर देते या v/u कर देते तो मामला आपका उल्टा हो जाता। ठीक है ना, इसीलिए मैंने x और y कर दिया कि आसानी से आपका सवाल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ आपका अगला सवाल देखिए जरा आप लोग कि आपको सवाल क्या दिख रहा है। ये सवाल है आपका, ये सवाल मैं कल की क्लास में लूँगा, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं इसके बाद वाले सवाल को आपको बता देता हूँ, लास्ट सवाल आज का। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे अगला सवाल, इस सवाल को मैं कल कराऊंगा आपको, क्योंकि इसमें मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ पे तब तक आप सवाल देख लीजिए। ये आपका सवाल क्रिस्टल क्लियर सीधा फॉर्मूले पे है। प्रिज्म कोण आपका 60 अंश है। कितना है, प्रिज्म कोण आपका 60 अंश है। तो पहले आप ऐसे लिखेंगे, प्रिज्म कोण आपका मिलेगा a बराबर 60 अंश। ठीक है, फिर अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। तो आपका जो है अल्पतम, जो मैंने अभी परसों की क्लास में आपको अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण पढ़ाया था ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m इक्वल 38 डिग्री। फिर आपका अपवर्तनांक n निकालना है, अपवर्तनांक n निकालना है। तो अपवर्तनांक n और अल्पतम विचलन कोण में संबंध क्या है, जरा आप इस फॉर्मूले को बताएंगे क्या, मुझे याद है आपको फॉर्मूला। चलिए देख लीजिए आप,
इसका फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। आपको निकालना है ना, क्या निकालना है, ज़रा क्वेश्चन में देखिए, आपको यन निकालना है। सारे मान आपको झोंके गए हैं, तो झोंक दीजिए आप भी, रखिए आप भी। साइन ए का मान है 60 और प्लस 38/2 बट्टे साइन ए की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है जी। चलिए अभी मैं इसके बाद ही रख देता हूँ, अभी ज़रूरी भी तो नहीं है। तो 60 में 38 जुड़ा तो आपका हो गया 98/2। नीचे साइन ए का मान है 60, यहाँ पे 2, तो साइन 49 अंश आ गया आपका ऊपर, और नीचे आपका आ गया साइन 30 अंश। ठीक है, तो अब आप ज़रा मुझे बताइए तो क्या आने वाला है सवाल आपका आंसर। सवाल का आपका आंसर यहाँ पे देखिए ज़रा, साइन 49 की वैल्यू आपको दी गई है क्या, 0.75 दी गई है आपको, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 0.75। ठीक है, और नीचे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो आपका आ जाएगा एन की वैल्यू 0.75 गुणा 2, मतलब 75 दूना 150 होता है, परंतु 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यही एन का आपका मान हो गया, अपवर्तनांक का मान। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सवाल एकदम दंदनाते हुए अंदाज में समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्कार, राम राम। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और ये सवाल को भी लगाते रहिए, नहीं तो हम आपको धोते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क तो अपना लेके जाइए, कहाँ भाग रहे हैं अभी, लीजिए होमवर्क अपना। तो लीजिए आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर, इसमें का आपका दूसरा सवाल कटा हुआ है जो आपको नहीं करना है ये सवाल, बाकी के आपको 3 सवाल करने हैं, आप बताएंगे इसका आंसर। ये बहुविकल्पी सवाल है, तीनों के सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, क ख ग और नंबर करके कि क का कितना है, ख का कितना है और ग का कितना है। तीसरा सवाल आप देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एल्कोहल और अम्ल के बीच की क्रिया क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का नाम था, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस रिएक्शन का नाम, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस रिएक्शन का नाम। अगर नहीं कमेंट किया तो चप्पल चप्पल लात खाएंगे आप लोग, समझ लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथिल अल्कोहल आपका सोडियम से क्रिया करता है, मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबके सब।